नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 30वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण विधियाँ, जिसके अंतर्गत ना मैं आप लोगों को MCQ सीरीज़ 4 कराऊँगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का ना MCQ का सीरीज़ जो है ना वो 3 महीने करा चुका है, तो नहीं देखोगे तो उसको भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से सीखने को मिले और समझने को मिले। ठीक है, और ये जो शिक्षण विधि का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आप लोगों को ना इसमें जितने भी प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं ना, तमाम प्रकार के प्रश्न को आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना बेहतर रहोगे आप लोग बाल विकास जैसे विषय में। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मांगता है ना वो प्रैक्टिस मांगता है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। और जितना ज़्यादा MCQ का प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के CDP के तैयारी के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना प्रश्न क्रमांक 61 को ध्यान से पढ़िए आप लोग। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग हमेशा ट्राई किया कीजिए कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से आंसर नहीं लगाओगे तब तक मुश्किल हो जाएगा और कोई भी आप लोगों का हेल्प नहीं करने वाला एग्ज़ाम सेंटर में। ठीक है, तो आप लोगों को अपना ही खुद का मदद करना है आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 61 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? ऑप्शन ए, हर बच्चे की अनोखी जागरूकता के प्रति संवेदनशील होना। ऑप्शन बी, बच्चे पर केंद्रित सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना। या ऑप्शन डी, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? NCF राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी दृष्टिकोण से सहमत नहीं है बोला है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की जो रूपरेखा में जो सहमत नहीं है, जो नहीं है ना, वो शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ये जो NCF 2005 है ना उसमें सम्मिलित नहीं है, उससे सहमत नहीं है, ये है। तो एक जो शिक्षक है उसको NCF 2005 में ना सुविधादाता के रूप में माना जाता है, सुविधा प्रदान करने वाला के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 62 को ध्यान से पढ़िए। समावेशी शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन ए, शारीरिक रूप से बाधित बालक। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से बाधित बालक। ऑप्शन सी, सामाजिक रूप से बाधित बालक। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी शिक्षा में शामिल है। तो समावेशी जो शिक्षा में शामिल है ना वो शारीरिक रूप से बाधित बालक आ जाएगा, मानसिक रूप से भी बाधित बालक आ जाएगा और सामाजिक रूप से भी बाधित बालक आ जाएगा। और आप लोगों को समावेशी शिक्षा क्या होता है ये समझाओ ना। तो समावेशी शिक्षा वो होता है जिसमें एक कक्षा में ना एक ही शिक्षक के द्वारा ना अलग अलग जो छात्र जाति वंश समुदाय धर्म से आते हैं ना, तो वो तमाम जो छात्रों को पढ़ाना है ना तो वो क्या कहलाएगा, समावेशी शिक्षा कहलाएगा। और समावेशी शिक्षा में ही ना जो शारीरिक रूप से बाधित जो बालक होते हैं कुछ % में ना उनको मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो बाधित बालक होते हैं ना तो वो भी ये जो समावेशी शिक्षा ना उसमें शामिल होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 62 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 63 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में NCF 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए, निर्देशवाद। ऑप्शन बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन सी, रचनावाद। या ऑप्शन डी, सतत और व्यापक शिक्षण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में NCF 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। तो NCF 2005 में जो सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है ना वो रचनावाद करेक्ट हो जाएगा, क्रिएटिविटी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो NCF 2005 में रचनावाद की महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रकार है, क्योंकि देखो NCF 2005 में ना रचनावाद ये कहता है कि बच्चों को ना
जो भी एक्टिविटी कराया जा रहा है, जो भी जो गतिविधि कराया जाए एक शिक्षण के माध्यम से ना, तो उसमें उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और उनको क्रिएटिविटी तरीके से खोज और अन्वेषण की ना माध्यम से जो बच्चे उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ये रचनावाद कहता है। और ये जो रचनावाद है ना, वो एनसीएफ 2005 में मुख्यतः ना वर्णन किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है, मुख्य दृष्टिकोण है ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक एवं नैतिक मूल्य को अपनाना। ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को विवेचना एवं तर्कसंगत चिंतन कौशल को विकास में मदद करना। या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में रोजगार संबंधित जीवन शैलियों का विकास करना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विवेचना एवं तर्क संगत चिंतन कौशल को विकास में मदद करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है? तो एनसीएफ 2005 में गणित जो पढ़ाते हैं कक्षा में ना, तो उसका लक्ष्य क्या है ये पूछा है। तो कोई भी कक्षा में गणित पढ़ाने का जो लक्ष्य होता है ना, वो शिक्षार्थियों मतलब विद्यार्थी जो है ना, उसमें विवेचना मतलब खोजबीन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, तर्क संगत मतलब उसके जो तर्क करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, और चिंतन शक्ति मतलब वो क्या क्या सोच सकता है इंडिविजुअल तरीके से उसके बारे में उसको उस शक्तियों का उसका विकास करना और कौशलों का विकास करने में मदद करता है। मतलब ये जो तमाम जो कौशल है ना, तो उसका विकास करने में मदद करता है एक जो गणित विषय है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना जी, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। प्रगतिशील शिक्षा में हैंड्स ऑन लर्निंग का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह छात्रों की रचनात्मकता और कल्पना को सीमित करता है। ऑप्शन बी यह छात्रों को व्यवहारिक कौशलों और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी ये निष्क्रिय अधिगम और रटने को बढ़ावा देता है। या ऑप्शन डी यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और तुलना को प्रोत्साहित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह छात्रों को व्यवहारिक कौशलों और समस्या सुलझाने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रगतिशील शिक्षा में हैंड्स ऑन लर्निंग का क्या महत्व है? तो प्रगतिशील शिक्षा में ना हैंड्स ऑन लर्निंग का जो महत्व है, वो छात्रों को व्यवहारिक कौशलों और समस्या सुलझाने की जो क्षमता है ना, उसको विकसित करने में मदद करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझने का कौशल विकसित करने का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए प्रामाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियाँ। ऑप्शन बी कक्षा में शब्द दीवार। ऑप्शन सी विभिन्न भाषाओं में अनुदित एक ही पाठ्य सामग्री। या ऑप्शन डी विभिन्न धाराओं में साहित्यिक सामग्री। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रामाणिक पाठ्य सामग्री एवं अन्य सामग्रियां करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री पाठ्य सामग्री के आधार पर वास्तविक दुनिया को समझने का कौशल विकसित करने के अच्छा स्रोत है? तो वास्तविक दुनिया को समझने के लिए और जो दुनिया को समझने के लिए जो कौशल विकास है, वो प्रामाणिक पाठ्य सामग्री व अन्य सामग्रियाँ ना हो जाएगा। जी हाँ, जब तक कि आप लोगों को कुछ अच्छा सामग्री मिल नहीं जाता उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में आप कैसे अच्छा कर पाओगे? तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी ना कि उसकी पाठ्य सामग्री आप लोगों के पास हो, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हो आप लोगों के पास। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 67 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का गुण नहीं है? ऑप्शन ए, इस विधि से छोटे छात्रों को पढ़ाना कठिन है। ऑप्शन बी, यह स्वाध्याय स्वावलंबन आदि की आदत को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, इसमें विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। या ऑप्शन डी, इस विधि से विद्यार्थी की अवलोकन क्षमता का विकास होता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, इस विधि से छोटे छात्रों को पढ़ाना कठिन है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा ह्यूरिस्टिक विधि का गुण नहीं है? तो ह्यूरिस्टिक विधि का जो गुण नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस विधि से छोटे छात्र को पढ़ाना कठिन है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोगों को ना ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है ये बता दूँ। एक जो शिक्षक होता है ना, वो छात्र को एक प्रश्न या एक समस्या देता है, और उस प्रश्न या समस्या को जो छात्र होता है ना, वो बिना किसी की मदद के खोजबीन के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से ना स्वयं उसका हल ढूंढता है, और उस समस्या का जब समाधान ढूंढता है ना, तो उसे ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। मतलब स्वयं ना उस जो समस्या है उसका आंसर ढूंढना बिना किसी के मदद के, स्वयं ना, तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूरिस्टिक विधि कहलाएगा। सेम बाकी ऑप्शन को देखो, यह स्वाध्याय मतलब स्वयं हो जाएगा, स्वावलंबन मतलब खुद के माध्यम से हो जाएगा, आदि आदतों को बढ़ावा देता है मतलब स्वयं उस प्रश्न का आंसर या समस्या का हल ढूंढता है ना। उसके अलावा सी को देखो, इसमें विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं, तो खुद अन्वेषण करके सीखेगा ना, जी हाँ, तो भागीदारी निभाएगा स्वयं। उसके अलावा डी को देखो, इस विधि से विद्यार्थी की अवलोकन क्षमता विकसित होता है, तो जब वो स्वयं खोजबीन के माध्यम से उस प्रश्न का हल या उस समस्या का हल ढूंढेगा, तो उसका अवलोकन का जो क्षमता है, जो ऑब्जर्वेशन है, वही ना बढ़ेगा, जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 67 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक विधि का जो गुण नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 68 को ध्यान से पढ़िए। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। ऑप्शन ए मोबाइल फ़ोन, ऑप्शन बी माइक्रोफोन, ऑप्शन सी टेप रिकॉर्डर, या ऑप्शन डी वीडियो रिकॉर्डर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 68 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है मोबाइल फ़ोन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता, तो भाषा प्रयोगशाला में जो नहीं होता ना, वो मोबाइल फ़ोन नहीं होता, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। लेकिन माइक्रोफोन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, और वीडियो रिकॉर्डर भी होता है। केवल मोबाइल फ़ोन जो है ना, वो भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 69 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित से विद्यार्थी केंद्रित, ऑप्शन बी शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन, ऑप्शन सी अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा परिवर्तन नहीं है? तो जो एनसीएफ 2005 में बड़ा परिवर्तन नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थी की स्वायत्तता से शिक्षक का निर्देशन करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 69 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 70 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस मतलब पर्यावरण के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए विषय की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ऑप्शन बी विषयों के मूल सिद्धांतों को याद रखना, ऑप्शन सी कक्षा शिक्षण का स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, या ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए कौशल प्राप्त करना। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस मतलब पर्यावरण के शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो एनसीएफ 2005 में पर्यावरण पढ़ाने का या पर्यावरण को ना शामिल करने का ना जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो कक्षा शिक्षण को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब जब भी पर्यावरण
एक शिक्षक पढ़ा रहा है ना, तो वो जो शिक्षक है केवल ना वो जो पढ़ाई है उसका पर्यावरण का ना वो स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना, स्कूल के बाहर तक की बच्चों को ना समझाना। मतलब बच्चों की जो बाहरी जीवन है ना, जो दिनचर्या है ना, उनसे कनेक्ट करके जो पर्यावरण का विषय है उसे पढ़ाना क्या कहलाएगा, तो वो होगा मुख्य लक्ष्य होगा पर्यावरण पढ़ाने का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जो भी पढ़ाई होता है पर्यावरण का ना या अन्य जो विषय है उसका ना, तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जो पढ़ाई है ना वो स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़े, ताकि बच्चे जो है वो कनेक्ट करके पढ़ पाए और अच्छे से समझ पाए। इसीलिए ना कक्षा शिक्षण जो होता है ना उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 71 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक खाली स्थान की होती है। ऑप्शन ए नेता, ऑप्शन बी मूल्यांकन करता, ऑप्शन सी सूत्रधार या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सूत्रधार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक खाली स्थान की होती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ना जो शिक्षक की भूमिका है वो सूत्रधार का होता है। और सूत्रधार का जो मतलब होता है ना वो किसी समूह का जो नेतृत्व करता है ना उसे ना सूत्रधार कहते हैं। और कक्षा में बच्चों समूह रूप से रहता है ना, तो समूह का नेता कौन हो गए, समूह का जो नेतृत्व करता है वो कौन होगा, एक शिक्षक ही ना होगा। जी हाँ। और एनसीएफ 2005 में ये भी उल्लेख किया गया है कि एक जो शिक्षक की भूमिका है ना वो सुविधादाता के रूप में उसका जो नेतृत्व है वो रखा गया है। बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में देखा जाता है उसकी जो भूमिका है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 71 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 72 को ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं स्कूली पाठ्यक्रम के 5 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त की गई है। ऑप्शन ए कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन बी ज्ञान का परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं स्कूली पाठ्यक्रम के 5 अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्त की गई है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ना जो इसकी विशेषताएं जो अलग अलग स्कूल के पाठ्यक्रम है ना, तो उसमें ना कक्षा का जो पर्यावरण है वो महत्वपूर्ण होता है और उसके अलावा ज्ञान का परिप्रेक्ष्य भी महत्वपूर्ण होता है। मतलब कक्षा का किस प्रकार की माहौल में उनको पढ़ाई करना चाहिए एक जो बच्चे हैं उसको, और शिक्षक को किस प्रकार का माहौल डेवलप करना चाहिए ये भी उसमें आता है। और ज्ञान का परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, किस लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए, इसका भी ना ये जो पाठ्यक्रम है ना उसमें ना क्षेत्र में व्यक्त होता है, मतलब बताया जाता है उसमें भी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 72 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 73 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत में से एक है। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी द्वितीय भाषा सीखना, ऑप्शन सी दृष्टिकोण को बदलना या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 अलग अलग निर्देशन में से एक है। अब भी जस्ट हम लोगों ने पिछले प्रश्न में पढ़ा था ना कि एक जो शिक्षक है ना या उसके अलावा कक्षा में जो पढ़ाने का जो तरीका होता है ना वो तरीका ऐसे होना चाहिए कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं ना, जो एक शिक्षक है वो ज्ञान को ना केवल स्कूल तक की सीमित नहीं रखना, उनके बाहरी जीवन से भी जोड़ना। मतलब बच्चों के ना बाहरी जीवन से कनेक्ट करके जो पढ़ाता है ना वो एक्चुअल में वास्तविक पढ़ाई होता है। और ये एनसीएफ 2005 की रूपरेखा में ना शामिल किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 73 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 74 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन से नेशनल स्टीयरिंग कमेटी
एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए श्री अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल या ऑप्शन डी प्रोफेसर वेद प्रकाश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर यशपाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 27-28 में बताया था ना आप लोगों को। तो एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ना इसके दो अध्यक्ष थे, वो प्रोफेसर यशपाल थे, आप लोगों को बताया था ना। तो ये जो है ना उसको आप लोगों को नोट करके रखना है कि ये जो एनसीएफ 2005 है ना उसका जो अध्यक्ष थे ना जिनके निर्देशन में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया वो प्रोफेसर यशपाल थे। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे जो होते हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 74 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 75 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के माध्यम से अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी चर्चा पद्धति, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक विधि या ऑप्शन डी आश्रय दृश्य मदद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी चर्चा पद्धति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के माध्यम से अध्यापन में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है तो चर्चा पद्धति ही ना हो जाएगा। जी हाँ, मान कर के चलो मैं एक शिक्षक के रूप में जब कोई क्लास में पढ़ा रहा हूँ और उसमें मेरे को क्या करना है, बच्चों को अधिकतम भागीदारी करना है, मतलब बच्चों को मेरी पढ़ाई में इन्वॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, टॉपिक को अलग अलग करके बच्चों को भी ना चर्चा पद्धति के माध्यम से ना उसको भी शामिल करूँगा और बोलूँगा कि इस प्रॉपर टॉपिक पर आपकी क्या राय है या आप क्या सोचते हो या आप क्या जानते हो, ऐसे पूछूंगा ना या इस प्रकार से चर्चा करूँगा ना तो बच्चे जो होंगे ना उनकी भागीदारी अधिक होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 76 को ध्यान से पढ़िए। पाठचर्या निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शिक्षकों की क्षमता, ऑप्शन बी बच्चों की क्षमताएं और आवश्यकताएं, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विचारधारा या ऑप्शन डी सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्श। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की क्षमताएं और आवश्यकताएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाठचर्या निर्माण के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मतलब किसी भी पाठ के निर्माण के लिए ना जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बच्चों की क्षमताएँ और आवश्यकताएँ करेक्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि कौन सी कक्षा में कौन से पाठ में कौन से विषय में क्या रखना है ना ये तो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही ना रखा जाएगा जी, ताकि वो आसानी से पढ़ सके और समझ सके उसकी आवश्यकता अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 76 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 77 को ध्यान से पढ़िए। शून्य पाठचर्या क्या है? ऑप्शन ए पाठचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी पाठचर्या जो छात्र नहीं सीखते, ऑप्शन सी पाठचर्या जो शून्य विधियों का उपयोग करती है या ऑप्शन डी पाठचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पाठचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शून्य पाठचर्या क्या है? तो शून्य पाठचर्या उसे कहेंगे जो पाठचर्या में ना शिक्षक जो है वो बच्चों को नहीं सिखाते ना तो उसे ना शून्य पाठचर्या कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 77 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 78 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? ऑप्शन ए भ्रमण विधि, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी भाषण विधि या ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक विधि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए भ्रमण विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो वास्तविक बोला है जी, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, तो भ्रमण विधि ना हो जाएगा। मान के चलो आप बच्चों को क्या कोई विषय पढ़ाते हो, मान के चलो अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हो और सामाजिक विज्ञान में कोई ऐतिहासिक जगह के बारे में पढ़ाते हो और पढ़ाने के बाद जब साल में एक बार आप लोग भ्रमण में जाओगे ना, जिसे सांस्कृतिक भ्रमण कहा जाता है ना, शैक्षणिक भ्रमण के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग जो पढ़ाओगे उसी स्थल पर जब बच्चों को लेकर के जाओगे और बताओगे कि मैंने इस पाठ में आप लोगों को ये पढ़ाया था ना, तो बच्चे जब पढ़े हुए चीज़ों को जब वास्तविक रूप से देखेंगे सामने ना, तो वो क्या होगा, तो वो वास्तविक अनुभव उनको प्राप्त होगा, अच्छे से समझ पाएंगे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 78 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ्रमण विधि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 79 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी निर्देशनवाद या ऑप्शन डी सतत और व्यापक शिक्षण। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है। तो एनसीएफ 2005 में ना जो सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है ना वो रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। और रचनावाद जो है ना वो एनसीएफ 2005 में शामिल है, ये आप लोगों को याद रखना है। और रचनावाद इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि रचनावाद जो है ना वो बच्चों को ना क्रिएटिविटी के माध्यम से किस प्रकार से उसको सीखा जाना चाहिए अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से ना, तो इसकी व्याख्या करता है। इसके वजह से एनसीएफ 2005 में ये जो रचनावाद है ना उसको मुख्य दृष्टिकोण रखा गया, मुख्य तौर पर उसको रखा गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 79 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 80 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय ऑप्शन ए अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऑप्शन बी अध्यापक के लिए कार्यभार अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी या ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका केंद्रीय हो जाएगी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा शिक्षण में आईसीटी प्रयुक्त करते समय, तो आईसीटी का जो फुल फॉर्म है ना वो आप लोगों को बताओ ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। क्या? तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना वो आईसीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन को ना शिक्षण विधि में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि डिजिटल माध्यम से अब जो है ना अभी के समय में ना जो शिक्षण पद्धतियाँ है वो पढ़ाया जा रहा है। मतलब स्कूल में भी ना जो डिजिटल बोर्ड है उसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब पढ़ाएगा एक शिक्षक ना, तो शिक्षक की जो भूमिका होगा वो समन्वयक के रूप में ही ना हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ही ना करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को मिले। और आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं दुगना जोश के साथ आप लोगों को ना और अधिक से अधिक कंटेंट ला करके अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों का बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। तो आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।